दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है नागरी लिपि। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जो है क्लास 10th का यानी मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए हिंदी का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है नागरी लिपि। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। और इससे पहले मैं 4 चैप्टर यानी 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का हिंदी का वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे 5वां चैप्टर। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न को हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके मैट्रिक एग्जाम में इस चैप्टर से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को संपूर्ण यानी पूरा देखेंगे। चलिए तो चलते हैं, प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है नागरी लिपि निबंध के लेखक हैं। नागरी लिपि निबंध के लेखक है तो कौन है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी गुणाकर मुले, सी मैक्स मुलर और ऑप्शन डी अमरकांत। और ये देखिए जो प्रश्न है 2019 और 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? यहाँ पर बोला जा रहा है ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। तो क्या कहा है? ऑप्शन है नंदी नागरी, बी देवनागरी, ऑप्शन सी गुजराती और ऑप्शन डी ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी। तो 2 का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, नंदी नागरी। राइट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। और ये भी जो प्रश्न है 2019 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप समझ सकते हैं यह जो चैप्टर है कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये भी जो प्रश्न है 2019, यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए थे और 20 में भी पूछे गए थे। और आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि 2021 में जो है 2 से 3 प्रश्न जो है 100% पूछे जाने की संभावना है इस चैप्टर से। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोल रहे 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर किरलस जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित हैं। तो ऑप्शन है ब्राह्मी, बी खरोष्ठरी, ऑप्शन सी गुजराती और ऑप्शन डी देवनागरी। और ये भी जो प्रश्न है 2019 से में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 3 का जो सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा, देवनागरी। राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है हिंदी लिखी जाती है। हिंदी लिखी जाती है तो ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, बी खरोष्ठ लिपि में, ऑप्शन सी गुजराती लिपि में और ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि में। और ये भी जो प्रश्न है 2019 सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, देवनागरी लिपि में। ठीक है। हिंदी लिखी जाती है तो किस शब्द में, किस भाषा में? तो देवनागरी लिपि में। राइट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है वेतमा दान पत्र किस समय का है? वेतमा दान पत्र किस समय का है? ऑप्शन है 1010 ईस्वी, बी 1020, सी 1110 और ऑप्शन डी 1120। और ये भी जो प्रश्न है 2018 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 5 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, 10 से 20 ईस्वी में जो है वेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 10 से 20 ईस्वी का। राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है पूर्वी भारत,
बी पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी दक्षिणी भारत और ऑप्शन डी उत्तरी भारत। और ये भी जो प्रश्न है 2018 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 6 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, दक्षिणी भारत। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिणी भारत से। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, बोला जा रहा है भारत इतिहास और संस्कृति किनकी रचना है। भारत इतिहास और संस्कृति किनकी रचना है। ऑप्शन है गुणाकर मूले, बी नामवर सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो 7 का सही उत्तर ए हो जाएंगे, गुणाकर मूले। भारत इतिहास और संस्कृति किनकी रचना है, तो गुणाकर मूले की। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है देखिए, बोल रहे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है विदेह, बी मिथिला, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो 8 का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, पटना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था, तो पटना का था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। तो लाइक करना नहीं भूलिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है। किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है। ऑप्शन है मेवाड़ के गुहिल, ऑप्शन बी यहाँ पर सांभर अजमेर के चौहान, ऑप्शन सी कनेज के गढ़वाल, ठीक है, कनेज के गढ़वाल, और ऑप्शन डी इन सभी के, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सभी के। तो 9 का जो सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा, सभी, ठीक है। राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। उसके बाद अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोला जा रहा है देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोला जा रहा है देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है। ऑप्शन ए हिंदी, बी मैथिली, सी तमिल और ऑप्शन डी नेपाली। तो 10 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, तमिल। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है, तो तमिल। राइट आंसर हमारा जो है क्या जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोला जा रहा है गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है, ठीक है। ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, बी सिद्धम लिपि, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शायद इसका आंसर आप सभी को पहले से भी पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि संबंध बताया है। ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि से संबंध बताए हैं कौन, तो गुणाकर मूले। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है देवनागरी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी सिद्धम लिपि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि। उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, तो देवनागरी लिपि। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है। महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, बी सिद्धम लिपि, ऑप्शन सी नागरी लिपि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया था, तो ब्राह्मी लिपि। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि है। ऑप्शन है देवनागरी लिपि, बी सिद्धम, ऑप्शन सी ब्राह्मी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि है तो देवनागरी, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? ऑप्शन है ख, बी ल, सी छ और ऑप्शन डी य। ऑप्शन डी यहाँ पर य। तो 15 का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा। 15 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, यानी ल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर जो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोला जा रहा है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की डैश है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की डैश है। तो ऑप्शन है माँ, बी पुत्री, सी बहन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को भी आप सभी को पहले से याद होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, बहन। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है मात्यखेट के राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में प्राप्त हुए हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है मात्यखेट के राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है नंदी नागरी, बी ब्राह्मी, सी नागरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, नंदी नागरी। ठीक है, राइट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए बोला जा रहा है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित हैं? तो ऑप्शन है शेरशाह, बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो 18 का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, अकबर। राइट आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित थे। ठीक है, राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता था, इसका उल्लेख किसने अपनी पुस्तक में किया है? बोला जा रहा है मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता था, इसका उल्लेख किसने अपनी पुस्तक में किया है? ऑप्शन है अल्बेरुनी, देखिए ऑप्शन है अल्बेरुनी, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन सी फिरदौसी और ऑप्शन डी चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। तो 19 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, अल्बेरुनी। इसका राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्बेरुनी। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 20 नंबर, बोला जा रहा है राष्ट्रकूट शासन की नींव किससे डाली थी? देखिए 20 नंबर भी प्रश्न जो है 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन है अमोघ वर्मा, बी ऑप्शन है अमोघ वर्मा, बी दंती दुर्ग, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोला जा रहा है राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली थी? और ये जो प्रश्न है 2020 से में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है अमोघ वर्मा, बी दंती दुर्ग, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, दंती दुर्ग। ठीक है, राइट आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दंती दुर्ग। ठीक है, बोला जा रहा है यहाँ पर राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली थी? तो दंती दुर्ग। राइट आंसर हमारा भी हो जाएगा, दंती दुर्ग। उसके बाद इस चैप्टर का अंतिम ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? और ये जो प्रश्न है 2019 से में पूछा हुआ प्रश्न है।
तो ऑप्शन है सरहपाद सरहपाद, ऑप्शन है सरहपाद बी विद्यापति, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी कबीरदास। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर करें, अगर साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 21 नंबर प्रश्न है बोला जा रहा है हिंदी के आदि कवि कौन है। तो ऑप्शन है सरहपाद, बी विद्यापति, सी तुलसीदास और ऑप्शन डी कबीरदास। और ये भी जो प्रश्न है 2019 सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ये हो जाएगा। ठीक है, सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सरहपाद में राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो दोस्तों यही था हिंदी का 5वां चैप्टर जिसका नाम था नागरी लिपि। नागरी लिपि चैप्टर से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव था और मैं सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करा चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखे हैं तो आपके मैट्रिक एग्जाम में इससे एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट की तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।